बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और अब तो भारत में भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है और मियां नवाज़ शरीफ ने जो तकरीर की है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है भारत में, और ख़ास तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बात की है इस बारे में हम बात करेंगे। और फ़ौज का बड़ा भरपूर जवाब आ गया है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बड़ा वाज़े दो टोक मौक़िफ़ अस्करी क़यादत का सामने आ गया है। वो क्या है ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो बहुत ही अहम है वो ये कि आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात हुई है इसमें फ़ैसले क्या हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ दिखाऊंगा हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है, रिपब्लिक क्या कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, और नवाज शरीफ साहब ने जो फ़ौज के खिलाफ बातें की उसको किस तरह और किस तनाजुर में ले रहा है ये भी मैंने आपको दिखाना है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम है, बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब ने किस तरह मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक बड़ी ख़तरनाक चाल चल दी है और उनकी सियासत को तो दफन ही कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने ऐसी चाल चली है, बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब ने, कि यूँ समझें कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की सियासत तो दफन ही कर दी, ख़त्म हो गई। ये आप हैरान होंगे कि ये कैसे हो गया। APC में तो दोनों इकट्ठे थे और मरियम और बिलावल अकेले जाकर भी वन वन भी बात कर रहे थे, तो ये असल कहानी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी JUIFA के रहनुमा, ये सब लोग APC से पहले आर्मी चीफ से क्यों मिले, वहाँ पर क्या बातें हुई, ये भी बहुत अहम डिटेल मेरे पास है, वो भी मैंने आपको देनी है। और आखिर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तू मैं या ज़्यादा बहस या माहौल ख़राब किस बात पर हुआ, इस्तीफ़ों की बात पर हुआ। अब इस्तीफ़ों की बात पर जब ये बहस हुई कि जी इस्तीफ़े दिए जाएं, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने डांटा मौलाना फजलुर रहमान को, डांट के कहा कि जी मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ और मैं बातें मनवाना जानता हूँ। इसकी तफसील भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सारी अंदरूनी कहानी APC की कि लड़ाई किस तरह हो गई और ये सारी चाल चली क्या गई है। सबसे पहले फ़ौज का जो भरपूर जवाब आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मियां नवाज़ शरीफ ने जिस तरह टारगेट करने की कोशिश की उसका जवाब दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से फ़ौज का कोई लेना देना नहीं है। उसमें जो भी आपने तब्दीलियाँ करनी हैं, जो भी करना है पार्लियामेंट ने करना है, फ़ौज का उसमें कोई किरदार नहीं। दूसरी चीज़, नैब, उससे भी फ़ौज का कोई लेना देना नहीं है, उसको भी ख़ुद बनाया इन लोगों ने, और जो भी चल रहा है फ़ौज का उसमें कोई किरदार नहीं है। एक और बात, जब भी सिविलियन गवर्नमेंट मदद के लिए फ़ौज को बुलाएगी तो फ़ौज मदद करेगी, चाहे वो वबा की सूरत हाल हो, सैलाब हो, कोई भी मामला हो। और ये भी वाज़े कर दिया गया कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, जो भी गवर्नमेंट होगी, ये जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तब भी देखा गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तब भी ये देखा गया। तो फ़ौज को जब भी बुलाया जाएगा, वो चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, तो जहाँ भी अस्करी हमारे जो इदारे हैं, फ़ौज है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी उनको बुलाया जाएगा। वो इलेक्शन कमीशन बुलाएगा आइन के तहत, वो जो भी बुलाएगा आइन के तहत, तो फ़ौज को वो किरदार अदा करना होगा। सियासी तौर पर अस्करी क़यादत ने वाज़े कर दिया है कि हमारा कोई इस तरह का किरदार नहीं है जिस तरह के इल्ज़ामात मियां नवाज़ शरीफ साहब ने लगाए हैं लंदन में बैठकर, वहाँ से जिस तरह की उन्होंने तकरीर की है। अच्छा, अब आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में क्या फ़ैसले हुए हैं? बड़े वाज़े फ़ैसले हुए हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के जो सतून हैं, पाकिस्तान की रियासत जिन सतूनों पर खड़ी है, उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह से प्रोपेगेंडा करेगा, कोई उनके ख़िलाफ़ बात करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होगी। शेख रशीद साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में ये बात कह दी है कि अब मियां नवाज़ शरीफ की तो वापसी का कोई इम्कान नहीं है, उसने तबाह कर लिया है नून लीग की सियासत को और अब वो भुगतेगा। ये शेख रशीद साहब के अल्फाज हैं कि नवाज़ शरीफ ने जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के अगर नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं तो फिर क्या होगा। जब आप रियासत के ख़िलाफ़ ही तकरीरें करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होना चाहिए, फिर कानून और आइन को तो अपना रास्ता लेना चाहिए। अब अगर अभी भी यकीन नहीं आता कि मियां नवाज़ शरीफ साहब ने किस तरह से वार किए हैं
तो आप ये देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स है जी, ये देख लीजिए क्या कह रहा है, आप पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, पाक आर्मी अ स्टेट अबव द स्टेट सेज नवाज शरीफ एज ऑपोजिशन यूनाइट्स अगेंस्ट मिलिट्री लीडर्स। From being a state within a state, it has now a state above the state, says former Prime Minister नवाज शरीफ। के जी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कह दिया है, हिंदुस्तान टाइम्स, भारत में किस तरह से इस चीज़ को लिया जा रहा है आप देखिए। कि जी साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो रियासत के ऊपर एक रियासत है, और नवाज शरीफ ने ये बात कही है कि जिस वक्त अपोजिशन सारी इकट्ठी हो रही है फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो गई है। ये हिंदुस्तान टाइम्स छाप रहा है। आगे जी रिपब्लिक, ये तो आपको बताया रॉ का और मोदी का ये पूरा चैनल है, ये कह रहा है रिपब्लिक, एक्स पाक पीएम नवाज शरीफ लॉन्चेस नो होल्ड्स बार्ड अटैक ऑन मिलिट्री एक्सपोजेस शैम डेमोक्रेसी। ये देख लीजिए जी, ठीक है, ये देखें क्या जी कि साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने हमले शुरू कर दिए हैं और कोई हद नहीं रखी, यानी हदें पार कर दी हैं फ़ौज पर अटैक करने की, और जाली जमहूरियत को एक्सपोज कर दिया है, पर्दा चाक कर दिया है जी, ठीक है जी। और ये नीचे स्टेट अबव स्टेट, और ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये रिपब्लिक कह रहा है। अच्छा आगे आ जाते हैं जी, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, नवाज शरीफ मेक्स पॉलिटिकल कमबैक। नवाज शरीफ जनाब सियासी वापसी कर चुके हैं, लॉन्चेस स्कैथिंग अटैक ऑन आर्मी, आर्मी के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत बड़ा हमला कर दिया है, और इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़। ये ले लें, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देख लीजिए आप, ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाए हैं ताकि आप ये देख सकें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको चंद मिसालें दी हैं, तो अब इससे लग रहा है किसका ये बयान किया जा रहा है, किस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो कर दिया है, अब उसको भारत किस तरह एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। वो डॉन लीक्स वाला मामला आप देख लीजिए, और वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जिस तरह लेकर गया भारत, उसको एक और चीज़ फराम कर दी गई है। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूँ तो आप खुद सर पकड़ लेंगे कि ये क्या हो रहा है। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ का एहसास नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। लिखी हुई तकरीर थी, उस पर बड़ा काम हुआ और एक एक लफ्ज़ पर सोचा गया, तब जाकर वो तकरीर की गई है। और देखिए अब एक तो ये स्टेट विद इन स्टेट, इसको भारत बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि जी स्टेट विद इन स्टेट से अब रियासत के ऊपर रियासत हो गई है। ये मिलिट्री के बारे में जनाब नवाज शरीफ ने कह दिया है। अच्छा जी, और तमाम जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनकी जड़ यही है कि जी फ़ौज मुदाखलत करती है मामलात में। इस चीज़ को भी नवाज शरीफ की इस तकरीर के इस हिस्से को भी बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है भारतीय मीडिया में। और क्या हाईलाइट किया जा रहा है जी कि जी नवाज शरीफ ने कहा है कि हमारा मुकाबला तो उनके साथ है जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को इंस्टॉल किया है, उन ताकतों के ख़िलाफ़ है, यानी वही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। अब देखिए भारतीय मीडिया इमरान खान के ख़िलाफ़ चुके हैं, और वो जिस तरह कश्मीर का मामला चल रहा है उस पर, तो उनको ये और चीज़ मिल गई है कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़, दोनों का टारगेट इमरान खान हो गया। आसिम सलीम बाजवा साहब का जिस तरह उन्होंने जिक्र किया है, अब सीपैक के चेयरमैन है, उसको तो भारतीय मीडिया ने हाईलाइट करना ही है कि जनाब उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा, और उनकी इतनी दौलत असासे कैसे हो गए। इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। पहले भी गौरव आर्या उनका मेजर जो है वो इस चीज़ को कर चुका, फिर वहाँ से चीज़ उठाई गई, छापी गई। तो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इस चीज़ को कह रहे हैं तो भारत उसको भी ये छाप रहा है, वो हाईलाइट कर रहा है। पहले भी भारत से ही काम ये शुरू हुआ था आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़, और फिर वो आगे बढ़ा और फिर यहाँ छापा गया वेबसाइट पर और सारा। अब मियाँ नवाज शरीफ और ये गठजोड़ पहले भी नून लीग से जाकर मिला है, जो SCCB में जो कुछ हुआ वो मैं वीडियो बना चुका हूँ उसकी। अच्छा, आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से उसमें पूरी डिटेल है, आप वो देख सकते हैं। आगे जनाब भारतीय मीडिया जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि जी नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़ौज की वजह से, क्योंकि जिस तरह से कहा गया था कि जनाब फ़ौज इंटरनेशनल मामलात में मुदाखलत करती है और इंटरनली जो ग्रुप्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होने देती, वही डॉन लीक्स वाला मामला, उसको भी हाईलाइट किया है जनाब भारतीय मीडिया ने। एक और चीज़ ये कि जनाब एक्सटर्नल इश्यूज़ में मुदाखलत करती है मिलिट्री, और हमने जब ये बात कही वही तो स्कैंडल बन गया डॉन लीक्स का। इस चीज़ को बहुत भारत में हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा जी, फिर इस चीज़ को भी बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ ने ये कह दिया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने, कि जी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो हो रही है ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी है, मीडिया के ख़िलाफ़ है, वकला के ख़िलाफ़ है, इंडस्ट्रियलिस्ट के ख़िलाफ़ है, हत्ता कि जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी हो रही है। इसका इल्ज़ाम भी उन्होंने फ़ौज को दिया है, एजेंसियों को दिया है। तो ये देख लीजिए, फिर भारत की से ढुकी छुपी बात है जो वो जुल्म कर रहा है, जो वो सोच रखता है पाकिस्तान को डिवाइड करने की, टुकड़े करने की। वो ऐलान कहते हैं,
वो कोई इस चीज़ को छुपाते नहीं है। हर दफ़ा इलेक्शन में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों का कत्लेआम, कि पाकिस्तान का तो वजूद उनको नहीं भाता पहले दिन से ही, और वो अभी भी ऐलान करते हैं कि हमने CPAC को कामयाब नहीं होने देना, इसको नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, ये सब बातें वो करते हैं। तो जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर ने उनको तो बड़ा मवाद ये मुहैया कर दिया है, सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। ये तो मैंने आपको दूसरी बात बता दी कि आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में जो फ़ैसले हुए हैं, अब क्यों वो फ़ैसले हुए हैं वो वजह भी मैंने आपको बता दी है। फ़ौज का भरपूर जवाब पहली चीज़ थी, आर्मी चीफ़ वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के दौरान फ़ैसले। ये तीसरी बात मैंने आपको हिंदुस्तान किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। चौथी चीज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और ज़रदारी साहब दोनों ने मिलकर मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब की सियासत का तो ख़ात्मा कर दिया। कैसे? उन्होंने लिया है बदला। ये मैं बड़ी अहम आपको बात बता रहा हूँ, ये आपको काफ़ी अरसे के बाद ये चीज़ होती हुई नज़र आएगी। यही काम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब करते रहे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी ये हमें आगे करके ज़रदारी साहब ये शिकवा करते रहे कि मुझसे बयान दिलवाया फ़ौज के ख़िलाफ़ कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, और उसके बाद जनाब गायब हो गए, सपोर्ट के लिए नहीं आए और मुझे बाहर जाना पड़ गया। फिर वो ये भी कि हमेशा हमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी के तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने सेल किया और कहा जी मैं प्रो हूँ तो मुझे आप सपोर्ट करें। इस तरह की बातें होती रहीं माजी में। और यही नहीं, फिर वो मेमो गेट में भी काला कोट पहनकर पहुँच गए हमारे ख़िलाफ़, चार्टर डेमोक्रेसी करके भी तो हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है। तो ज़रदारी साहब ने इस दफ़ा ले लिया बदला। उन्होंने ये सब कुछ जब हो गया है तो उससे उन्होंने कहा, देख लिया कि जनाब नवाज़ शरीफ ने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, इस्टेब्लिश हो गया। अब नवाज़ शरीफ का कोई किरदार पाकिस्तानी सियासत में उस तरह का नहीं रह जाता। उसी तरह जिस तरह ज़रदारी साहब को मैं आपको अंदर की पक्की खबर दे रहा हूँ, और आप पता कर लीजिएगा ये पीपल्स पार्टी के किसी भी बंदे से जो इन चीज़ों को जानता हो कि ज़रदारी साहब कहा जाता है आप MQM से कोई इत्तेहाद कर लेते हैं, अल्ताफ़ हुसैन से इत्तेहाद कर लेते हैं, आप डेमोक्रेसी में इतने कत्लेआम हो रहा है, कराची में बदनाम हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा था जी वक्त आएगा ये खुद ही इस तरह की बातें करेगा कि ये मामला होगा, इनको साथ ही रखना है हमने, बेहतरीन यही मामला है। वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट रिवेंज वाले मामला। तो खैर वो वक्त आया, अल्ताफ़ हुसैन ने तकरीरें इस तरह की शुरू कर दी कि वो सारा मामला ख़राब हो गया। तो यही मौका उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को दे दिया। खुद कुछ ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला कि जिस पर आप कोई कानूनी तौर पर कि जी आपने इदारों को मिलान किया है, प्रोपेगेंडा किया है, ना बिलावल ने। नवाज़ शरीफ से ऐसी तकरीर करवा ली गई, नवाज़ शरीफ ने कर दी। अब वो तो यानी पाकिस्तान आइन और कानूनी जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो वो उनसे करवा ली गई है। तो वही इस्टेब्लिश कर दिया कि ये तो अब अल्ताफ़ हुसैन सानी बन गए हैं। तो अब आप देख लीजिए फिर मरियम का क्या बनेगा। अब मरियम नवाज़ साहिबा भी आने वाले दिनों में भुगतेंगी जो कुछ उन्होंने कर दिया है, और फिर वही बात होगी, कई सीनियर लीडर्स ये कहेंगे कि हमेशा मरियम ने मरवाया है, इस दफ़ा फिर हमें मरवा दिया है। वो तो नवाज़ शरीफ साहब ने तो बाहर रहना है, उन्होंने तो आना ही नहीं है, ये तो पक्की बात है। उन्होंने वहाँ पर असाइलम का सारा पक्का इंतज़ाम करके फिर इस तरह की तकरीर की है। तो ये तो एक बड़ी गेम चला दी है बिलावल ने और ज़रदारी साहब ने कि जनाब हमारा पीपल्स पार्टी का फ्यूचर सिक्योर हो, और ये पता लगे नवाज़ शरीफ हमारे साथ हर दफ़ा जो गेम करता रहा आज वो भुगते। अब ये आने वाले दिनों में आपको महीनों बाद ये चीज़ सारी नज़र आएगी क्या गेम प्लान हो गया। शायद नून लीग की सीनियर लीडरशिप भी कहे कि जी हमारे साथ कितना बड़ा हाथ हो गया, और सर पकड़ के बैठ जाएं कि जी ये क्या हुआ है। तो जो गेम वो करते थे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आज उन्हीं के साथ हो गई। अच्छा जी, अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ, दीगर पार्लियामानी लीडर्स APC से पहले आर्मी चीफ से मिलते हैं, अस्करी क़यादत से मिलते हैं, और वहाँ बड़ा गुडी गुडी, बड़ा अच्छा, बड़े बीबे बच्चे सब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात होती है, कश्मीर का मामला है उस पर होती है। तो वहाँ वो सारी बातें मानते हैं कि जब क्लियर किया जाता है जी कहाँ हमारा कोई इस तरह का किरदार है, आप पार्लियामेंट को मजबूत करें, मामलात को बेहतर तरीके से चलाएं, वहाँ कोई शिकायत कोई शिकवा नहीं कि जी फ़ौज ये कर रही है वो कर रही है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। वहाँ बिल्कुल ठीक है जी, हम सराहते हैं, बड़ा अच्छा है फ़ौज का किरदार सारा। वहाँ ये चीज़ होती है कि हमने यानी इकट्ठे चलना है, मामलात को बेहतर तरीके से चलाना है, मुल्क के लिए जो बेहतर है वो काम करने हैं। लेकिन वहाँ से आकर उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की करारदाद सामने लाई जाती है वो तो होशरुबा है। अब वहाँ मुलाकात में वही JUIFA मौलाना फजलुर रहमान के लोग भी हैं, वहाँ नहीं बोलेंगे। वहाँ वो इनको चाहिए होता है कि जाकर अपने को मामला शायद इनके कोई ठीक हो जाएं या बेहतर हो जाए। वही मौलाना साहब जो धरने में तकरीरें करते रहे कि जनाब आओ हमारा साथ दो, इन हुकूमत के खिलाफ बार बार इशारतन फ़ौज को बुलाते रहे। तो उस वक्त आसिफ गफूर साहब को 2-3 मरतबा आकर कहना पड़ा कि जी हम आइन और कानून के पाबंद हैं,
सिविल गवर्नमेंट जो हमसे कहेगी हम वो करेंगे। ये नहीं हो सकता आप कह रहे हैं जी इसको हम टॉपल कर दें, हिला दें, ये काम नहीं हो सकता। ना तो ये पीटीआई के धरने में कुछ इस तरह हुआ था कि जी फ़ौज इन्वॉल्व हो जाए और मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिरा दें, तब नहीं। ना ही अब ये फजलुर रहमान साहब एक्सपेक्ट करें कि जनाब फ़ौज इन्वॉल्व होगी और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिरा देगी धरने की वजह से। जो आइन और कानून होगा हमने उसके मुताबिक चलना है। तो वो इनको चाहिए होता है कुर्बतें बड़ी फिर बनाने के लिए, लेकिन बाद में आकर देखिए कैसा पांसा पलटा और सारी करारदाद में कभी एफसी के ख़िलाफ़ कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ किस तरह से इन्होंने ढके छुपे तरीके से वार किए हैं, उस पर टारगेट किया है। आखिर में जनाब ये तो मैंने मुलाकात की आपको कहानी सुना दी, आर्मी चीफ से इसकी क़यादत से मुलाकात हुई, पार्लियामेंट लीडरों की, शहबाज शरीफ वहाँ भी मिले, इसीलिए तो परेशान थे कि वहाँ हम क्या बातें कर रहे थे और ये नवाज शरीफ ने मरीम ने मिलकर क्या कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया। आखिर में जनाब APC में जो इख्तलाफात हुए हैं, गेम जहाँ ख़राब हुई है वो इस्तीफ़ों के मामले पर। फजलुर रहमान साहब मुसलसल कन्विंस करते हैं जी इस्तीफ़े दो इस्तीफ़े दो इस्तीफ़े दो। बिलावल ने बड़ा कमाल किया, बिलावल भुट्टो ने कहा मियाँ नवाज शरीफ को कि जी आप आ जाएँ, हम इस्तीफ़े आपको देते हैं पीपल्स पार्टी के सब लोगों के, आप आएंगे तो उन इस्तीफ़ों का वज़न होगा। इनको पता था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सवाल ही नहीं पता था वापस आए, तो मियाँ साहब कहते नहीं 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 ऐसा है कि मैं भी अपनी पार्टी के इस्तीफ़े जो है आपको देता हूँ, पीपल्स पार्टी को देता हूँ, नून लीग के इस्तीफ़े, आप मेरी पार्टी के नून लीग के सारे इस्तीफ़े यानी असम्बलियों से, सूबाई असम्बलियों से, नेशनल असम्बली से, सेनेट से, ये सारे इस्तीफ़े आप नून लीग के भी और पीपल्स पार्टी के जो आपके इस्तीफ़े हैं वो फजलुर रहमान साहब को दे दें। ठीक है जी, तो वहीं होता रहा गेम आकर। नवाज शरीफ साहब ने आना नहीं तो बिलावल ने तो शर्त रख दी कि आप आएंगे तो इस्तीफ़े वाली बात चलेगी, वरना नहीं। तो नवाज शरीफ ने आना नहीं तो लिहाजा इस्तीफ़ों की बात ही ख़त्म। ये जो सारा दबाव हो रहा है ये हो रहा है सेनेट के इलेक्शन के लिए। मार्च में सेनेट के इलेक्शन है, वहाँ पर मेजॉरिटी मिल जाएगी तहरीक इंसाफ को, फिर असम्बली में मेजॉरिटी, कौमी असम्बली में तो बिल पास होना बड़ा आसान हो जाएगा, फिर ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले पूरा जोर लगाना चाहते हैं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को पता है हम स्ट्रीट पर आकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, इस तरह बस डरा धमकाकर पावर शो करके किस तरह से अपनी बातें मनवा लें या नैब में कुछ चेंजेस ले आएँ। असल चीज़ वो है जहाँ से हमारा बचाव हो सके, फिर तो अगले इलेक्शन में देखा जाएगा बाकी मामला। लेकिन फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी इस्तीफ़े हो इस्तीफ़े, नहीं नहीं ये नहीं होगा, लिख कर बात होगी। वही आपने देखा कि क्लिप उनका सामने आ गया, तो इस पर फिर थोड़ा जरदारी साहब गुस्से में आ गए। जरदारी साहब ने कहा कि मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ। फजलुर रहमान साहब को उन्होंने वाज़ेह कर दिया, दो उनके अल्फाज ये थे जरदारी साहब के, ये अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ, बात मनवाना जानता हूँ। ये बात जब उनको एक शटअप कॉल गई फजलुर रहमान साहब को, तब वो चुप किए हैं, उनको डांट पिला दी उन्होंने। कोई इस्तीफ़े की कोई कहानी नहीं है, किस चक्कर में इस्तीफ़ा दे दें जी हम, हर दफ़ा आके ये शुरू हो जाते हैं लिख कर दें फलां दें, आपके स्टेक्स ही कोई नहीं है। खामखा कहते रहते हैं कि जी हाँ हम सारे सिंध गवर्नमेंट से भी दे दें, फिर क्या हो जाएगा जी, इलेक्शन होंगे तो क्या इससे ज़्यादा मेजॉरिटी से आ जाएंगे। हमने 2018 से पहले 2013 में जितने हमारे पास सीटें थी उससे ज़्यादा 2018 में मिल गई। और ये फजलुर रहमान, ANP, जमात इस्लामी, ये अचकज़ई, ये वो पार्टियाँ हैं जो आपस में असल में कम्पीट कर रही थी। यानी जहाँ अगर फजलुर रहमान साहब हारे हैं तो या ANP ने उनको हराया है, जहाँ अचकज़ई ने, जमात इस्लामी ने, और इसी तरह बाकी जमातें। तो क्या वो सारी धांधली इन्होंने आपस में मिलकर की है, इनका साथ दिया गया एक दूसरे का, आज वो इकट्ठे हो गए हैं, यही एक दूसरे से जीते हुए हैं। बहुत कम सीटें होंगी जो इनकी पक्की थी और वहाँ पर तहरीक इंसाफ जनाब जीत गई है, और वो जो इनकी सीटें छीनी हैं ज़्यादा, जहाँ मुकाबला था रनर अप अगर आप देखेंगे तो ये आपस में थे। तो ये अब सारे इकट्ठे हो गए हैं कि जनाब को शेयर में पता नहीं ज़्यादा मिल जाता। तो खैर जनाब अब फजलुर रहमान साहब को शटअप कॉल दे दी है जरदारी साहब ने, और इसीलिए आप देख लें उन्होंने अपनी जो APC में तकरीर थी उसमें भी फजलुर रहमान को टारगेट पे रखा कि जेल तो जनाब हम जाते हैं, तुम जेल कब गए हो, बड़ी बातें तुम्हें करनी आती हैं कि आगे लो, जेल तुम गए कोई नहीं, अब भी जब मैं जेल जाऊँगा तो मिलने आ जाना। ये जरदारी साहब के अल्फाज हैं। तो वो कहते हैं जेल जाना इतना आसान नहीं है कि हमें आगे लगा कर और तुम बड़े मज़े करने की कोशिश करते हो, हम पर रख के बंदूक। तो उन्होंने यानी कोई इस्तीफ़ा वगैरह उस तरह से नहीं आ रहा, किसी तरह से ये मामलात इसी तरह ही चलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।